Hello guys, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to start the very emerging and new topic of financial accounting, that is bank reconciliation statement. This MCQ series is going on for financial accounting, and questions of MCQs have been taken from the book of Professor P.C. Tulsian, that is especially for competitive examinations like CPT, CS Foundation, CMA Foundation, PGT, UGC NET, etc., B.Ed entrance, MCOM entrance, etc. Such type of students can be benefited. In spite of this, the students of BBA, BCA, MBA, BCom, etc. also can be benefited, UPPCL, so on. These are fundamental questions of financial accounting. So, without having loss of time, myself, Professor Ghanshyam Mishra, going to start this new emerging topic for you all. Dear students, देखें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है. First of all, we prepare a cash book and bank also prepare a passbook. If there are some entries that are included in cash book but not in passbook, or some entries that is included in passbook but not included in cash book, sometimes some of the expenses are deducted by the bank and debited to the passbook, and we don't have knowledge about that expenses. Such expenses have not been debited to the cash book. Same as if there is something difference between passbook and cash book, we prepare means businessman prepare. Yani the person who is preparing cash book, he will prepare bank reconciliation statement to reconcile all of the transactions, या to know all of the transactions which have been ignored, which have been misplaced. ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो मिसप्लेस हो गए हैं, हमारे पासबुक में नहीं हैं या कैश बुक में नहीं हैं, राइट. तो हम इनके डिफरेंसेज को पता करते हैं. अब बच्चे जानना भी चाहते होंगे, शायद उनके दिमाग में होगा कि सर ज़रूरत क्या है इसकी करने की. हाँ बेटा, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी नेसेसिटीज क्यों है. देखें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है, दैट मस्ट बी इक्वल, बिकॉज यू हैव डिपॉजिटेड ₹10 लाख टू योर बैंक. तो बैंक शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन योर अकाउंट ₹10 लाख. लेकिन अगर कल आपके अकाउंट में ओनली 9 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा हो, तो यू विल बी डिस्टर्ब्ड. Where this 1 lakh have been paid by the bank. तो वहां पर आपके अंदर कंट्रोवर्शियल इफेक्ट आ सकता है. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक चेक मैंने पहले ही इशू कर रखी थी, जैसे ही 10 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, पता चला कि मिस्टर राहुल बाबा का चेक पास हो गया. तो चेक पास हो गया तो बेटा आपका 1 लाख रुपीज निकल गया. इसलिए जानकारी करने के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेच्यू, इसका कोई लीगल स्टेच्यू नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर इट, बट बी प्रिपेयर टू नो द डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, राइट. तो विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ. तो बैंक पासबुक किसकी कॉपी है ये आपको देखना है. तो बैंक पासबुक किसकी कॉपी है बेटा. देखें, द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश अकाउंट कैश बुक, तो ये तो कैश बुक की कॉपी हो गई, बैंक पासबुक की कॉपी नहीं हुई. नेक्स्ट देखें, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक. तो जब हम 3 कॉलमनर कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कैश बुक भी, कैश अकाउंट भी प्रिपेयर होता है, बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर होता है और डिस्काउंट भी प्रिपेयर होता है. तो जो बैंक कॉलम कस्टमर्स के अकाउंट का है, वो तो कैश बुक की ही कॉपी हो जाएगी ना.
तो यानी ए और बी दोनों ऑप्शन गलत है। अब आपका जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर देखें कि द कस्टमर्स अकाउंट इन अ बैंक लेजर, तो बैंक हमें एक पासबुक प्रिपेयर करता है या बैंक हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, स्टेटमेंट देता है, वो जो कॉपी मैं लेकर के आता हूँ यानी बैंक स्टेटमेंट, राइट, या पासबुक, तो दैट इज द कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, इसे हम बैंक पासबुक की कॉपी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक बुक, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, नाउ इट इज वन ऑफ कंसिडरेबल थिंग, सोचने वाला है, आप इस पर सोचिए कि अभी मैंने आपको बताया है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेट्यू, राइट, तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर एट ऑल, बट बी प्रिपेयर टू नो द डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, एंड देयर आफ्टर हम उसे प्रिपेयर करते हैं। अब ये ना तो कैश बुक का पार्ट है, ना ये बैंक बुक का पार्ट है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो किसका पार्ट होगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू नो all of the entries that have been done by bank and we have ignored, or I have done but bank has ignored, या some entries has not been fulfilled up to the closing date of accounts, right? तो वो क्या आंसर होना चाहिए आपका? डी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक बुक, राइट। नेक्स्ट देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, तो पहले से ही आपका गलत हो गया, लेजर अकाउंट नहीं है। सी है अ स्टेटमेंट शोइंग अ काजेज ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, माय डियर दिस आंसर शुड बी रिलीवेंट, दिस इज 100% रिलीवेंट, आप इस पर मोहर लगा कर रख दीजिए। यही जो डेफिनेशंस मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ वही सेम है, यानी इट इज वन ऑफ स्टेटमेंट दैट शो द काजेज ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेज, राइट, तो दिस इज सी, ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है बेटा? अभी हमने बताया कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन और द पर्सन हु प्रिपेयर्स कैश बुक, वही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, नहीं, बैंक नहीं करेगा, कस्टमर करेगा, कस्टमर ऑफ बैंक, यानी ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए। और क्रेडिटर्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के क्रेडिटर से बैंक रिकन्सिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता ना, और नन ऑफ थ्री, यानी डी ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होना चाहिए कस्टमर प्रिपेयर इट। अगर यहीं पर लिखा होता बिजनेसमैन प्रिपेयर इट तो आप बिजनेसमैन का ऑप्शन लगा देते। अगर आपका ऑप्शन ऐसा होता हु प्रिपेयर्स कैश बुक, तो ही विल प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑल्सो, राइट स्टूडेंट। गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा। और दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, basically they always prepare yourself fundamentally. If you are not strong in fundamental, such MCQs will always dislocate you, right? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th नंबर। अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसकी मदद से होता है? तो अभी आपको हमने बताया कैश बुक और पासबुक दोनों को मैं डिफरेंसेज से को पता लगाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द डिफरेंसेज, व्हाट आर द डिफरेंसेज, व्हाट अमाउंट हैज बीन पेड बट नॉट पेड बाय द बैंक, व्हाट एक्सपेंसेज चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन योर कैश बुक, व्हाट इनकम्स जनरेटेड बाय बैंक फॉर मी बट नॉट क्रेडिटेड टू माई कैश बुक, राइट। तो दीज मे बी डिफरेंसेज। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक sent for collection but not collected up to the closing date of accounts, right? तो these may be differences, यही differences होते हैं।
अब प्रिपेयर्ड बाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि फिफ्थ का ए आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अभी डोंट बी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, मे बी पॉसिबल इससे सुपर आंसर आपका बी सी डी हो। तो अभी आप टिक लगाएं ना लगाएं, बल्कि इस पर एक ऐसे पॉइंट रख दो, ये हो सकता है। फिर बी देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम, नहीं कैश कॉलम का बिल्कुल नहीं देखते हैं। कैश कॉलम और बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि कैश बुक के बैंक कॉलम से और पासबुक खुद बैंक अकाउंट होता है। इन दोनों के कंपैरिजन को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लाते हैं, कंपेयर करने के बाद डिफरेंसेज को लाते हैं। नेक्स्ट देखें, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, ठीक। तो यानी कि बी सी डी तीनों आंसर आपके गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन पढ़ो पढ़ो, देखो 6 नंबर में क्या है। अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द काजेज ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन। पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है काजेज ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेज के काजेज को पता करने के लिए मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूँ, ये आंसर होना चाहिए। अब ढूंढो अपने ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होना चाहिए। देखिए 6 का ए पार्ट, अ बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम, नहीं बिल्कुल गलत हो गया, कैश कॉलम तो हम लेते ही नहीं, ठीक। कैश कॉलम नहीं होना चाहिए, कौन सा डिफरेंसेज होना चाहिए, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, इन दोनों के एंट्रीज का कौन कौन सी एंट्रीज कैश बुक में आपने किया, कौन कौन सी एंट्रीज पासबुक में हुई है, इन दोनों के डिफरेंसेज को ही लिया जाता है। तो बेटा देखो बी पॉइंट, द बैलेंसेज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कैश कॉलम नहीं लेते। सी देखें, द बैलेंसेज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंसेज शोन बाय द पासबुक, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। सी 100% करेक्ट, जो आपको हमने थ्योरी बताया इसे अपने माइंड में सेट रखें, उसके बाद ही आप ऑप्शन पर जाएं। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद ऑप्शन अपने माइंड में सोच लेना है, तब ऑप्शन पर जाना है। जो हमारे यूपीपीसीएल के बच्चे हैं, अभी 3 क्वेश्चंस लगातार आए थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, और मैं तो उनको शुभकामनाएं ही देता हूं, लेकिन फिर भी उन तीनों क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, उस समय पर मैंने समझाया भी था। लेकिन अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो 100% करके आया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो आगे प्रभु श्री राम जी की इच्छा। और क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हाफ हाफ है, हाफ यहाँ पढ़ लो, हाफ वहाँ पढ़ते हैं हम 7 का। अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द काजेज फॉर द डिफरेंसेज बिटवीन बैलेंसेज एज पर कैश बुक, एज पर कैश कॉलम नहीं होता है, यह आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कैश कॉलम वाला ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया, राइट। बी देखें, द बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन फिर भी आप सी और डी भी देख लें कि वो गलत हैं तो क्यों गलत हैं, गलत हैं तो क्यों गलत हैं। ये है सी पॉइंट है कि द बैलेंसेज ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंसेज एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, नहीं कैश कॉलम और बैंक कॉलम ये तो आपस की ही मेल जोल हो गया, यानी कैश बुक का ही मेल जोल है, नहीं कैश बुक का और पासबुक का मेल जोल होना चाहिए। तो बेटा आपका ऑप्शन बी 7th का बी कंप्लीट आंसर है। और 8 नंबर क्वेश्चन में देखें, द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकनसाइल्स द, रिकनसाइल किसको करती है,
किस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल करती है आपका बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का, यानी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का रिकंसिलिएशन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन अपने अपने ऑप्शन पर आ जाओ। लेजर विद जर्नल नहीं, पिटी कैश बुक विद बैंक बुक नहीं, डे बुक एंड बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा 9 नंबर, हमारे साथ बिल्कुल मैराथन की तरह से दौड़िए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। अभी प्रभा अवस्थी जी का हमारे पास मैसेज आया था। प्रभा अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मैसेज किया इसके लिए कि सर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बता देते हैं। बेटा आप इतना जल्दी सोचने की प्रयास करो कि हमसे पहले आप सोच लो कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह से हमें मैसेज भेजते रहें, हमारा इंस्पिरेशंस बढ़ता रहेगा और मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके देता रहूँगा। वैसे तो अभी मैं प्रोफेसर पीसी तुलसियान जी के बुक से MCQs को डिस्कस कर रहा हूँ और आपको आंसर मिल सकता था, बुक से मैं आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपका कौन सा ऑप्शन गलत है और गलत क्यों है, इस पर मैं डिस्कशन करने के लिए आपको ये MCQ सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेटा आप CPT की प्रिपरेशन कर रही हैं, हमें बहुत खुशी है, आप इस बार क्लियर करें और टॉप आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेज इन, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा आपके लिए 9 का। तो आप देखें कैश बुक और पासबुक इन दोनों के बैलेंसेज को ही हम रिकंसाइल करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, नहीं बैलेंस वैलेंस का नहीं, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी कि बैलेंस ऑफ पासबुक ये भी नहीं करते। कैश बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ये होना चाहिए। वैसे ऑप्शन आपका तीनों सही है, ठीक, लेकिन हमें क्या देखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेज इन, कौन सा डिफरेंसेज, तो बैलेंस के डिफरेंसेज को नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके एंट्रीज जो किए हुए हैं बैलेंसेज में डिफरेंस आते हैं, राइट। किन कारणों से आते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, उन रीजन को पता करने के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सी कंप्लीट आंसर दे रहा है। कैसा कंप्लीट आंसर दे रहा है, ऊपर कैश बैलेंसेज दिया हुआ है और नीचे कैश बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम दिया हुआ है, राइट। बस इसलिए ये आंसर सही है सी का, नहीं तो आपके दोनों आंसर ऊपर के भी सही हो रहे हैं, राइट। अगर कोई ऑप्शन अनदर ऑप्शन दिया होता तो आप इन दोनों को भी करेक्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब कंप्लीट आंसर आपका मिल रहा है तो पहले कंप्लीट आंसर पर ही टिक लगाएं। नेक्स्ट देखिए बेटा 10 नंबर, डेबिट बैलेंसेज इन कैश बुक मीन्स, अब आप हमें बताओ डेबिट बैलेंसेज कैश बुक का क्या होता है। डेबिट बैलेंसेज ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस अगर हमें शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी आपने पैसा ज़्यादा बैंक में जमा कर दिया है, राइट, और बैंक में बैलेंस आपका बन रहा है। तो जब आपका बैलेंस बैंक में जमा होगा तब होगा डेबिट बैलेंस, और बैंक हमारी डेबिट को क्रेडिट करके भेजता है बिकॉज ही इज रिसीवर, राइट, तो वो हमें क्रेडिट करके भेजेगा। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और बैंक बुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों ही बराबर होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नहीं बिल्कुल नहीं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नहीं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये होना चाहिए, 10 का बी होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा पैसा वहां पर बैंक में जमा है, राइट। तो ये आंसर आपका बी सही होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। जब कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक का ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी वी हैव, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स वी हैव इन बैंक, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स 11 नंबर। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि बैंक का पैसा मेरे पास है, तो यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा या पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट होना चाहिए। इट मीन कि वी हैव एक्स्ट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से मैंने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है, तो 11 का ए आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन में द डिफरेंसेज इन द बैलेंस ऑफ बोथ द कैश बुक एंड द पासबुक कैन बी बिकॉज ऑफ, क्यों गलती होती है। अब गलती टू अर हिज ह्यूमन, ये तो कहावत है पुरानी कि इंसान से गलती होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं दैट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारी डेट 31 मार्च को क्लोज होती है या 31 दिसंबर को बंद होता है, और मैंने 28 तारीख को अगर कोई चेक इशू किया, वो 31 तक नहीं गया अकाउंट में, तो मेरी क्या गलती है। या मैंने किसी का चेक बैंक में जमा किया, वो 31 तक पेमेंट नहीं आई, तो इसमें मेरी क्या गलती है। बैंक ने इनकम जनरेट किए और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और मुझे सूचना नहीं मिली, तो इसमें मेरी क्या गलती है, राइट। तो इस टाइप की कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन, और बैंक के पास के इंफॉर्मेशंस में डिफरेंसेज क्रिएट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में द डिफरेंसेज इन द बैलेंसेज ऑफ बोथ द कैश बुक एंड पासबुक कैन बी बिकॉज ऑफ, क्यों हो जाते हैं। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज आइदर इन कैश बुक, हाँ बिल्कुल ये सही आंसर दे रहा है फर्स्ट, लेकिन बेटा डोंट बी सेटिस्फाइड विद द ए, आगे पढ़ो। बी, सेम एंट्री रिकॉर्डेड इन आइदर इन बुक अर्लियर एंड अदर बुक लेटर, ये क्या होगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, सेम एंट्रीज आपके हो सकते हैं, यानी ये भी आंसर आपका सही है। सी, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक और पासबुक, राइट, ये भी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज इंटर्ड इन, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर ने पेमेंट किया थ्रू इशूइंग अ चेक, चेक इशू कर दिया, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, पार्टी डेबिट टू बैंक, यही एंट्री पास करते हैं ना। तो पार्टी डेबिट टू बैंक यानी कैश बुक में हमने डाल दिया होगा बाई पार्टी करके उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम, और अमाउंट को बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में डाल दिया होगा विड्रॉल साइड में, राइट। अब हमें क्या करना है, द पासबुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ चेक, यानी कि पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज इंटर्ड इन, हाँ इंटर कहाँ किया जाएगा, तो पासबुक तो बेटा मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उसमें एंट्री कर नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। बी, कैश बुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, नहीं कैश बुक में हम एंट्री नहीं करते बल्कि कैश बुक के बैंक कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट देखो, द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, हाँ ये एंट्री सही है, पॉइंट सही है कि पासबुक में उस समय पर एंट्री होगी जब वो चेक लेकर बैंक में डिपॉजिट कर देगा, बैंक से पैसा निकाल लेगा, तब वो एंट्री पास करेगा पासबुक, और मैं तब एंट्री पास करूंगा जब मैं इशू कर देता हूँ,
राइट। तो हमारे इशू वाला कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, यानी 13 का सी। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 14 नंबर, पेमेंट रिसीव्ड बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू अ चेक इज इंटर्ड इन। अब पेमेंट रिसीव किया अकाउंट होल्डर ने, एक चेक से रिसीव किया, तो इसको हमें कहाँ पर ले जाना है? पासबुक एट द टाइम, पासबुक बेटा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करूँगा। कैशबुक एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, ये भी मैं नहीं करूँगा। और पासबुक एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, हाँ बैंक वाला करेगा, वहाँ पर बैंक वाला उस समय पर करेगा जब उसे पैसा मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, 14 सी विल बी रिलेवेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट पेमेंट बाय द थर्ड पार्टी। अब आप ध्यान दें कि इफ एनी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द थर्ड पार्टी टू द बैंक, तो आप एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, डायरेक्ट पार्टी। जैसे ए ने बैंक में सीधे पैसा जमा कर दिया, तो हम एंट्री बना देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, राइट। लेकिन दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट रेंडर्ड टू यू, अब आपके पास नहीं आई सूचना, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो बैंक वाला तो उसी समय एंट्री कर लेगा, या ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी जब उसके पास पैसा पहुँच जाएगा। चाहे आप जमा करने जाओ, चाहे कोई भी जमा करने जाए, किसी का भी पैसा आएगा, बैंक आपके पासबुक में एंट्री कर देगा, राइट। तो 15 में कैशबुक व्हेन अमाउंट इज पेड बाय बैंक, अभी कैशबुक की तो बात ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास पैसा बैंक में जमा हो गया। कैशबुक व्हेन एंट्री इज पोस्टेड टू द पासबुक, ये भी नहीं पता है, यानी द पासबुक व्हेन अमाउंट इज पेड बाय द बैंक, यानी 15 का सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, यानी कि द पासबुक व्हेन अमाउंट इज पेड बाय बैंक, जब अमाउंट बैंक में पे किया गया है उस समय पर, राइट, या बैंक द्वारा पे किया गया है। तो व्हेन बैंक पेज अमाउंट एट द टाइम इट इंटर्स इन योर अकाउंट, राइट, या बैंक रिसीव्स अमाउंट फ्रॉम एनीवेयर, तो इट इंटर इन योर पासबुक ओनली, राइट। बैंक डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर कैशबुक, व्हाट आर यू डूइंग इन योर कैशबुक, कैशबुक से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 16 नंबर बेटा, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर इज इंटर्ड इन। अब डायरेक्ट पेमेंट अगर आ गई है आपके पास, तो कहाँ पर एंट्री हो गई? बैंक वाला कर लेगा अपने पास पासबुक में, बैंक अपने पासबुक में एंट्री कर देगा कि दिस अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, राइट। अब यही ढूंढिए आप, आंसर सर्च करो कि कौन सा सही होगा। कैशबुक व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड बाय बैंक, कैशबुक से कोई लेना देना नहीं। पासबुक व्हेन अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, ये बी ऑप्शन सही है। सी देखें, द कैशबुक व्हेन एंट्री इज पोस्टेड इन द पासबुक, कैशबुक व्हेन एंट्री इज पोस्टेड इन द पासबुक, तो हमें कहाँ से सूचना मिलेगी? जब हम स्टेटमेंट लेकर के आएंगे उस समय पता चलेगा, उसके पहले हमें नहीं पता चलेगा। तो बैंक वाला एंट्री कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। 17 नंबर देखें बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन में फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो कौन सा ऐसा है जो साइलेंट फीचर बैंक स्टेटमेंट का नहीं है? एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप बाय द रिकंसिलेशन 17, यानी 17 ये अनड्यू डिले, इसको छोड़ो, ये काम नहीं है मेरा। नेक्स्ट देखें, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विल हेल्प द फाइंडिंग द पर्सन डूइंग एनी फ्रॉड, नहीं, ये भी नहीं पता चलता हमारे पास, ठीक। और 17 रिकंसिलेशन इज डन बाय द बैंकर, बैंकर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, यानी इट हेल्प्स द फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंसेज। यहाँ पर 17 में
आपका ऑप्शन जो होना चाहिए, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंसेज, एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंसेज। बेटा ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग नेचर का दिख रहा है। इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा, राइट, ये नॉट वर्ड जो है कंफ्यूज कर गया। मैं साइलेंट फीचर ढूंढ रहा था बेटा। ऐसे ही कंफ्यूजन आपके साथ भी होता है, मैं जानता हूँ कि इस टाइप के कंफ्यूजन्स होते रहते हैं। तो साइलेंट फीचर कौन सा नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये रिकंसिलेशन इज डन बाय द बैंकर, यही नहीं है, बाकी सब साइलेंट फीचर होते हैं। साइलेंट फीचर इन द सेंस कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं दैट आर अंडरस्टूड, दैट आर साइलेंटली अंडरस्टूड। हम इसको समझ सकते हैं, दैट मे बी काज and that is the base of your getting bank reconciliation statement, right? तो these may be silent features, यही silent features हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 18 नंबर क्वेश्चन, a debit balance of rupees 1000 has been brought forward as a credit balance of rupees 100 on the next page in the passbook टू एसरटेन द बैलेंसेज एज पर कैश बुक। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, कैश डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000 ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस यानी 1000 से था, इसको ये क्रेडिट बैलेंस में ले गए, ठीक, फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज इन द पासबुक टू एसरटेन द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो माय डियर, पासबुक का हम एंट्री गलत कर गए हैं। मैं डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस की तरह से ले गए हैं, लेकिन सोचना ये है क्या मैं पासबुक बना रहा हूँ, क्या पासबुक मेरे पास है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का टर्म है, ये टर्म ही आपको पहले से बता देता है कि इसका आंसर ना 900 से होगा ना 1100 से होगा। हाँ, अगर यहाँ बैलेंस डेबिट बैलेंस आप कैशबुक का दिया होता और मैं आगे फॉरवर्ड करता उसे एज अ क्रेडिट, राइट, पासबुक के यानी कैशबुक में बैंक कॉलम का अगर हम नेक्स्ट पेज में डिफरेंसेज को गलत ले जाते तो मैं उसे रेक्टिफाई करता, राइट। और यहाँ रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 19, अ चेक ऑफ ₹2345 issued by Miss Meenu was recorded in deposit column of ₹2435 to ascertain the balances as per cash book of Miss Meena। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या करें हम, ठीक। तो 2435 से आपने डिपॉजिट कॉलम में लिख दिया है, तो पहले इसे माइनस कर दो तो काम हो जाए। कहाँ से, पासबुक से माइनस कर दो, कैशबुक में आपने गलती किया है, ठीक। तो यहाँ पर 2435 रुपीज शुड बी रिड्यूस्ड इन द पासबुक, बैलेंसेज एज पर पासबुक। तो कौन सा आंसर आपका है, बी, यानी बी ऑप्शन। डिपॉजिट कर दिया तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, माइनस कर दो डेबिट बैलेंस कर दीजिए सेम अमाउंट से 2435 से, राइट। ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखें 20th, द बैंक स्टेटमेंट शोज अ ओवरड्रान बैलेंस ऑफ ₹2000, ठीक। तो ओवरड्रान यानी एक्स्ट्रा ड्रॉन, यानी आपके ऊपर क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया 2000। A check for ₹500 drawn in favor of a creditor has not yet been presented for payment. When the creditors present the check for payment, the bank balance will be। तो अब बैंक बैलेंस क्या होगा, तो बैंक बैलेंस क्या होगा बेटा, पहले से ही आप 2000 रुपीज के डेबिट बैलेंस पर बैंक में पड़े हुए थे,
राइट। यानी बैंक से ओवर ड्रान था आपका 2000 और 500 रुपये फिर किसी ने और निकाल लिया उसमें से, तो अब क्या हो गया 2500 ओवर ड्रान हो गया। यानी आपका आंसर होना चाहिए डी, 20th का डी। राइट स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC Enterprises on 31st March 2007 is rupees 3000. Check deposited but not cleared amount rupees 200 and check issued but not presented for payment rupees 300. Bank allowed interest amounting rupees 100 and collected dividend for rupees 100 on behalf of ABC Enterprises. बैलेंस एज पर पासबुक क्या होना चाहिए? तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होना चाहिए बेटा, सोचो, दिमाग लगाओ। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, यानी कैश बुक का सीधा बैलेंस दिया है 3000। ठीक, तो पहले आप कैश बुक में यहाँ पर लिख देंगे कैश बुक में 3000 रुपये है, राइट, 3000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो मैंने अपने यहाँ पर ऐड कर लिया, लेकिन बैंक वाले ने ऐड नहीं किया, तो हम क्या करें, बराबर हो जाए, माइनस कर लो इसको। कितना था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 2 रुपीज, 200 माइनस कर लो, कर लिया। नेक्स्ट देखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने 300 रुपये अपने यहाँ कैश बुक में माइनस किया था और बैंक में अभी माइनस नहीं हुआ, तो इसको प्लस कर लो तो बराबर हो जाए, राइट, 300 हो गया। बैंक अलाउड इंटरेस्ट रुपीज 100, बैंक ने क्या किया, 100 रुपये हमें इंटरेस्ट दिया है, तो 100 रुपये और प्लस कर लो, प्लस कर लिया। एंड बैंक कलेक्टेड डिविडेंड रुपीज 100 ऑन बिहाफ ऑफ 100, और मिल गया आपके पास, और मिल गया, तो इसे भी प्लस कर लो। अब कितना हो गया, 2800, 3100, 3300, यानी कि 250, कितना था यहाँ पर, 1 मिनट, आप हाँ, यस, फिर से देखें, 3000 रुपीज था डिपॉजिट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो चेक डिपॉजिट किया, प्लस किया, बैंक में प्लस नहीं हुआ तो माइनस कर लो 200। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 300 प्लस कर लो। बैंक अलाउड इंटरेस्ट रुपीज 100 अलाउड इंटरेस्ट किया तो हमें और मिल गया 100, प्लस कर लीजिए। एंड कलेक्टेड डिविडेंड 100, राइट, ईच एंड एवरीथिंग इज राइट, यानी कि अब आपका ऑप्शन होना चाहिए 3300, कहीं है आंसर, नहीं है, हाँ ये है, ये डी 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 डी, सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया था, ऑप्शन 22 का देख लिया था। बेटा देखो 3300 रुपीज था आपके पास, 200 रुपये आपका क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो आप क्या करेंगे, बट नॉट क्लियर, तो 200 माइनस कर लेंगे, और 300 का चेक इशू किया था जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो इसे ऐड कर लो तो बराबर हो जाए। हमें कुल मिलाकर बराबर करना है। 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, 100 रुपीज डिविडेंड मिल गया, तो दीज ऑल टोटल विल बी 3300, यानी 21 का डी आंसर विल बी करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन इज 22 में आप देखें, द कैश बुक शोड अ ओवरड्राफ्ट। अब बेटा जैसे ओवरड्राफ्ट की बात आए, इसे उल्टा नियम लगा दो, यानी पासबुक का बैलेंस समझ लो, तो जो ऐड करने वाला था कैश बुक में, उसे पासबुक में आप क्या करोगे, नहीं समझ में आया, जो कैश बुक में ऐड करते हैं वो पासबुक में माइनस होता है, सॉरी, जो कैश बुक में ऐड होता है वही पासबुक में ऐड होता है, जो कैश बुक में माइनस होता है पासबुक में भी माइनस होना चाहिए, जो पासबुक में प्लस होता है वही कैश बुक में भी प्लस होना चाहिए, राइट। लेकिन जब हम बैलेंस लेकर के बैंक का चलेंगे
तो उस समय पर हम बैंक में ही चेंजेज कर पाएंगे। तो देखिए बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 22, द कैश बुक शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹3000, 3000 का ओवरड्राफ्ट है, राइट। बट द पासबुक मेड अप ऑन द सेम डेट showed that check of ₹200, 100, 250 respectively had not been presented for payment, राइट। तो ये मान लो कि ये पेमेंट हो गए, तो इनको सबको माइनस कर दो, यानी 300, 200, 100, 300, 32, 550 रुपीज। तो 3000 में से 550 रुपीज माइनस कर दो, 550, राइट, माइनस। नेक्स्ट देखें, एंड द चेक ऑफ ₹800 पेड इनटू द अकाउंट क्लियर्ड। अब 800 आपको और क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए 800। अब क्या बैलेंस बन गया आपका, 3250, 3250, दैट इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PCL एग्जाम, यानी पावर कारपोरेशन लिमिटेड या PGT, TGT, B.Ed एंट्रेंस, ऐसे CPT, CMA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन एक्सेट्रा, दीज क्वेश्चंस आर हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर यू ऑल। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं पूरी फाइनेंशियल अकाउंट की MCQs आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के व्यूज देखकर मन खुश होता है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।